गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th विषय है हमारा जीव विज्ञान कि आज हम इसके तीसरे अध्याय जीवों में विविधता के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने इससे अपनी पिछली वीडियो में ऊतक के विषय में पढ़ा था। ऊतक क्या है, ऊतक की परिभाषा, ऊतक के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने विभजीय ऊतक, सरल ऊतक, स्थायी ऊतक, मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक को हमने पढ़ा था। अब हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जीवों में विविधता को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ आता है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता तो जीवों में विविधता क्या है? हमारे विश्व में कई मिलियन जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। जीव जंतु व पेड़ पौधे हैं जिनकी हमें अभी तक पहचान और वो किस वर्ग के हैं इत्यादि का पता लग चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हैं हमारे जिनकी अभी तक हमें ना तो पहचान हुई है और ना ही उनके बारे में किसी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो इन सबको एक आसान रूप में पढ़ना, एक साइंटिफिक रूप से पढ़ना क्या कहलाता है? हमारा जीवों में विविधता। मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने इन्हें इस प्रकार बांट दिया है कि हम इसको पढ़ने में आसानी हो सकती है। इनके साइंटिफिक नेम क्या है इत्यादि को किसके अंतर रख दिया? जीवों में विविधता के अंतर्गत रखा है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ जीव तो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने महीन होते हैं कि हम उनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं। इसी प्रकार कुछ जीव हमारे इतने बड़े होते हैं, हाथी का है, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से पूर्ण रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव हमारे ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल यानी कि लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे या कुछ जीव हमारे ऐसे होते हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो 1000 गुना होती है। इसी प्रकार कुछ जीव हमारे रंगहीन होते हैं, मतलब उनका कोई कलर नहीं होता। कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, जिनको हम आर पार देख सकते हैं। कुछ हमारे कलरफुल होते हैं, जितने भी हमारे कीट पतंगे हैं वह कैसे हैं? हमारे कलरफुल यानी कि रंगीन हैं। तो इन्हीं जीवों में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। अब आता है हमारा वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? लक्षणों की समानता तथा विभिन्नता के आधार पर समूह में अलग अलग बांटना। अगर आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो लक्षणों की समानता तथा विभिन्नता के आधार पर समूह में बांटना। जैसे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या था? हमारा बहुत महीन जीव था, तो उसको अलग ग्रुप में रखा गया। इसी प्रकार ब्लू व्हेल आई, ये क्या है? हमारी एक विशालकाय जीव है, तो इसको हमने एक अलग ग्रुप में रखा। इसी प्रकार हमारा मच्छर था। मच्छर का जो जीवन काल होता है वो बहुत सीमित मात्रा में होता है, इसको हमने अलग रखा। और जो हमारा चीड़ का वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे, इनको हमने अलग ग्रुप में रखा। तो इनको क्या हुआ? एक समूह में बांटा। वर्गीकरण मतलब सबसे पहले एक बड़ा समूह बनाना, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा समूह बनाना ही क्या कहलाता है? हमारा वर्गीकरण। और इसमें जो वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर करते हैं? लक्षणों के आधार पर। जैसे मैं एक पाठ्य सामग्री की सहायता से आपको बताती हूँ। पाठ्य सामग्री में हम एक तरफ लेते हैं किताब, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं? कॉपी। तो एक तरफ हमने क्या ली? किताब, एक तरफ हमने ली कॉपी। ये क्या है? हमारी पाठ्य सामग्री है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसकी सहायता से। तो किताबों में भी हमारी बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले हमने ली विज्ञान की किताब,
उसके बाद हमने ली सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विषय। फिर हमने हिंदी की किताब को लिया। ये क्या है हमारे विज्ञान एक बड़ा समूह है, सामाजिक विषय एक बड़ा समूह है, हिंदी एक बड़ा समूह है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे पहला आ गया हमारा भौतिक विज्ञान, सेकंड आया हमारा रसायन विज्ञान, एंड थर्ड आया हमारा जीव विज्ञान। इसी प्रकार हमारे सामाजिक विषय में आ जाते हैं, इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, नागरिक शास्त्र आ जाता है, और अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी में भी हमारे समूह आ जाते हैं। एक होता है हमारा गद्य और दूसरा होता है हमारा काव्य। तो क्या किया, किताब को पहले हमने क्या किया, 2 वर्गों में बांटा, पाठ्य सामग्री को किताब और कॉपी। उसके बाद हमारे बड़े समूह बने, विज्ञान बना, सामाजिक विषय बना, हिंदी बना। उसके बाद इसके छोटे छोटे समूह बन के आए, भौतिक विज्ञान आया, रसायन विज्ञान आया, जीव विज्ञान आया। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी इतिहास आया, भूगोल आया, नागरिक शास्त्र आया और अर्थशास्त्र आया। फिर हिंदी में भी गद्य और काव्य आए। या आप किसी फॉर्चून की दुकान में चले जाइए तो फॉर्चून की दुकान में क्या होगा, जो हमारा स्टेशनरी का सामान होगा वो एक तरफ व्यवस्थित होगा, जो हमारा खाद्य सामग्री होगा वो एक तरफ व्यवस्थित होगा। खाद्य सामग्री में भी क्या होगा, जितनी भी हमारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, मसाले हैं वो उनको एक तरफ रखेंगे, तेल को वो एक तरफ रखेंगे। तो ये सब क्या है, वो एक व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। वही किसके अंतर्गत आता है, हमारे वर्गीकरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, वर्गीकरण के अंतर्गत। तो सभी को उसके लक्षणों और समानताओं के आधार पर बांटना क्या कहलाता है, हमारा वर्गीकरण। और इसी को एक साइंटिफिक रूप से पढ़ने के लिए बनाया गया है, जिससे हम अपने वर्गीकरण को कम समय में बहुत अच्छे से जान पाएँ, उसकी पूरी जानकारी ले पाएँ। तो किसकी सहायता पड़ती है हमें, वर्गीकरण की। किसकी सहायता पड़ती है, वर्गीकरण की। ये तो मैंने अभी आपको वर्गीकरण की जो डेफिनेशन बताई थी, लक्षणों और समानताओं के आधार पर समूह में बांटना। अब एक विज्ञान के रूप में देख लेते हैं हम। जो भी हमारे नए जीव हैं, जो भी हमारे नए जीव होते हैं, उनको कम समय में उनकी पहचान करना या उनका वैज्ञानिक नाम का पता लगाना या उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में या उप समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, हमारा वर्गीकरण। नए जीवों की पहचान कम समय में करना, उनके वैज्ञानिक नाम को जानना, उनके वैज्ञानिक नाम को जानना, समानता तथा असमानता व विभिन्नताओं को समूह तथा उपसमूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं उनको कम समय में उनकी पहचान करना या उनके वैज्ञानिक नाम को जानना, उनमें क्या चीज़ें समान हैं और क्या असमान हैं, उनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं तथा
उनको किस समूह में रखा गया या किस उपसमूह में रखा गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, वर्गीकरण के अंतर्गत। जैसे मैंने अभी यहाँ आपको बताया था, बैक्टीरिया उसको हम अलग वर्ग में रखेंगे, इसी प्रकार ब्लू व्हेल को हम अलग वर्ग में रखेंगे, मच्छर को अलग रखेंगे, चीड़ के वृक्ष को अलग रखेंगे। तो ये सब क्या है, हमारा वर्गीकरण है। अब आता है हमारा वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण के आधार मतलब हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो विभिन्न अभिलक्षणों के आधार पर जीवों में वहद समूह फिर उप समूह में बांटते हैं। जैसे मैंने अभी पाठ्य सामग्री के माध्यम से आपको समझाया था, पहले हमने पुस्तक ली, फिर हमने कॉपी ली, फिर उन्हें छोटे और बड़े समूह में बांटा, उप समूह में बांटा, तो वो किसके माध्यम से हुआ, वर्गीकरण के आधार के माध्यम से। इसी प्रकार अब आते हैं लक्षण। लक्षण से तात्पर्य जीव या विशिष्ट रूप कार्य। दूसरा क्या है इसका, जो इसके लक्षण हैं उससे क्या तात्पर्य, तो उसमें हम जीव के रूप की आकृति इत्यादि को पता लगाते हैं। जैसे यहाँ हमारा मछली है, मछली में क्या है, मछली की त्वचा में शल्क पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे स्तनपायी यानी कि हम लोग, तो हमारे में क्या होता है, रोए तथा बाल होते हैं। जैसे ये कुछ रोए हैं और बाल पाए जाते हैं। इसी प्रकार गिल्स, जो श्वसन की क्रिया होती है मछली में, वो किसके माध्यम से होती है, गिल्स के माध्यम से। लेकिन मनुष्य में किसके माध्यम से होती है, फेफड़े यानी कि लंग्स के माध्यम से। इसी प्रकार मछली क्या होती है, मछली अंडा देती है, लेकिन स्तनपायी यानी कि मनुष्य वह क्या करते हैं, अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जब इनका जनन होता है, स्तनपायी में जनन होता है, तो जनन में क्या होता है कि वे अपने समान संतान को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। मतलब वो जनन के माध्यम से ही अपने समान की संतान को उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसी में क्या था, हमारे वर्गीकरण में बैक्टीरिया, ब्लू व्हेल को पढ़ा हमने, मच्छर और चीड़ के वृक्ष को पढ़ा, जिसमें हमने कुछ रंगीन और पारदर्शी और रंगीन को पढ़ा। फिर हमने वर्गीकरण की डेफिनेशन को पढ़ा। उसी प्रकार हमने वर्गीकरण का आधार क्या है उसको पढ़ा। फिर इनको बांटा गया, किसके समान बांटा गया, अभिलक्षणों के आधार पर उनको समूह और उपसमूह में बांटा गया। फिर हमने लक्षणों के तात्पर्य मतलब उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मछली में त्वचा में शल्क पाए जाते हैं, और स्तनपायी में यानी कि मनुष्य में क्या होते हैं, रोए तथा बाल। इसी प्रकार मछली में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, गिल्स के माध्यम से। और स्तनपायी में फेफड़े यानी कि जो वो सांस को अंदर की तरफ लेना तथा बाहर की तरफ निकालना, किसके अंतर्गत आता है, श्वसन के अंतर्गत। इसी प्रकार मछली में क्या होता है, अंडा, मछली एक अंडे को देती है और स्तनपायी अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। वर्गीकरण को पढ़ा। अब हम जीवों के वर्गीकरण के आधार पर कुछ परस्पर संबंधित अभिलक्षण है, ठीक है। तो जो जीव सजीव का होता है, तो सजीव को उन्होंने 5 चीजों में वर्गीकृत कर दिया। फर्स्ट है हमारा मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी एंड लास्ट 5th है हमारा एनिमिलिया। फंजाई यानी कि कवक, प्लांटी यानी कि पादप, एनिमिलिया यानी कि जंतु जो हम हैं, ठीक है। संग मोनेरा को क्या किया, ये जो हमारी 5 जगत प्रणाली दी थी ये रॉबर्ट विटेकर ने दी थी। किसने दी थी, रॉबर्ट विटेकर ने। उन्होंने बताया था कि कुछ सजीवों को इन 5 लक्षणों के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। तो जो ये मोनेरा है ये क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मोनेरा को किस में रखा उन्होंने, प्रोकैरियोटिक में। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सब क्या है, हमारी यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो हमारी केंद्रक झिल्ली होती है, ये हमारी केंद्रक झिल्ली होती है। तो प्रोकैरियोटिक में ये केंद्रक झिल्ली जो है ये क्या होती है, अब्सेंट होती है, यानी कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और जो भी हमारे कोशिकांग होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक जीव में जो है ये हमारी केंद्रक झिल्ली है, ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो भी हमारे सेल्स ऑर्गन्स हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव में क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है और जो भी हमारे कोशिकांग होते हैं वह भी अब्सेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव में हमारी केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ उसमें जो भी कोशिकांग होते हैं वो सब उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार
इन्हीं के आधार पर फिर रखा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय में, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अभी एक कोशिकीय जीव क्या है और बहुकोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका पूरा जीवन जो है वो एक ही सेल में व्यतीत होता है, मतलब इनके जितने भी कार्य होते हैं ये सिर्फ अपनी एक ही कोशिका के माध्यम से करते हैं, या हम कह सकते हैं जो एक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे एक कोशिकीय जीव। जैसे हमारा अमीबा है, अमीबा जो है, अमीबा अपने पूरे जीवन चक्र को सिर्फ एक ही सेल के माध्यम से करता है। एक ये जो अमीबा का एक स्ट्रक्चर है, अमीबा में क्या होता है, ये जो इसकी बाहरी उभारनुमा है, इन्हीं के माध्यम से ये उत्सर्जन करता है, इन्हीं के माध्यम से ये पोषण को करता है और इन्हीं के माध्यम से ये प्रचलन की क्रिया को करता है। तो मतलब जो अपना पूरा जीवन एक ही कोशिका में व्यतीत कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे एक कोशिकीय जीव। उसी प्रकार आता है बहुकोशिकीय जीव, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वह कहलाते हैं हमारे बहुकोशिकीय जीव। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात, जो मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं उनमें श्रम विभाजन कर लेते हैं, मतलब हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं अपने काम को बांट लेती हैं। जैसे घर में 10 सदस्य होते हैं तो वो 10 सदस्य क्या करते हैं? सारे सदस्य एक ही काम पर तो नहीं लगे रहते, कुछ घर के काम को करते हैं, कुछ बाहर के काम को करते हैं, कुछ दफ्तर जाते हैं, कुछ विद्यालय जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार के कार्य को करती हैं। मतलब जो बहुकोशिकीय कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन मतलब ये अपने सारे काम को बांट लेती हैं और उसी प्रकार से अपने कार्य को करती हैं। तो बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और श्रम विभाजन के माध्यम से अपने कार्य को संपन्न करते हैं, जैसे मनुष्य है। लेकिन एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? वो एक ही कोशिका के माध्यम से अपने पूरे जीवन चक्र को जीते हैं, यानी कि पूरा अपना जीवन चक्र एक ही कोशिका के माध्यम से पूर्ण करते हैं। अगला आता है हमारा प्लांटी। ये जो है मोनेरा प्रोटिस्टा, ये आपको अगली वीडियो में पूर्ण रूप से पढ़ाए जाएंगे। अभी हम इन तीन को देख लेते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी यानी कि पादप। जैसे आप जानते हैं पादप क्या होते हैं? हमारे स्वयंपोषी। क्या होते हैं? स्वयंपोषी। मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वयंपोषी और परपोषी। तो स्वयंपोषी क्या होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। प्लांटी है, प्लांटी यानी कि पादप। ये जितने भी दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं बनाते हैं। वो अपने भोजन के लिए अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे पादप। पादप क्या होते हैं? हमारे स्वयंपोषी। इसी प्रकार एनिमिलिया यानी कि जंतु। जंतु कैसे होते हैं? हमारे परपोषी। परपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर रहते हैं, तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे परपोषी। जैसे कि मनुष्य एनिमिलिया वर्ग के अंतर्गत हमने क्या रखे? जंतु रखे। जो जंतु क्या हुए? हमारे परपोषी। ये अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर या आश्रित रहते हैं। इसी प्रकार कवक। कवक भी क्या है? हमारी परपोषी है। ठीक है, ये भी अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। इसी प्रकार जो अगला संगठन है इनका, पौधों में क्या होता है? शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है ये बताया गया है। जो पौधों में शारीरिक संगठन है वह किस स्तर पर होता है? क्योंकि जैसे कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रत्येक लेवल पर अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण के लिए सारे एंजाइम्स अलग होंगे। इसी प्रकार जंतुओं में भोजन को पचाने के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं अलग अलग होते हैं। तो आप एंजाइम्स का एक
निश्चिंत भी नहीं कर सकते कि वह किस किस लेवल पर होते हैं, और सारे एंजाइम्स का जो कार्य होता है वो पूर्ण रूप से अलग अलग होता है। इसी प्रकार पौधों की जो शारीरिक संगठन होता है वो किस स्तर का है, किस लेवल का है, या किस वर्ग में रखा जाएगा, क्या होगा, वो अलग होता है। इसी प्रकार जंतुओं का शरीर किस तरह विकसित होता है, ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारा एनिमिलिया के अंतर्गत, तो हम उसी में पढ़ेंगे। इसी प्रकार विभिन्न कार्यों को करने के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं, क्या जितने भी हमारे जीव जंतु हैं तो जो भी उनमें विशिष्ट अंग होते हैं, मतलब जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए, क्या वो सभी जीव जंतु में समान पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। किसी में अलग अंग होगा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी में अलग होगा, तो उस सबको किसके अंतर्गत रखा गया, एनिमिलिया के अंतर्गत रखा गया। बाकी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें इसके आगे के वर्गीकरण को समझाऊंगी। धन्यवाद।